नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, इतिहास गवाह है, जब कोई देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को आंखों में आंखें डालकर कह दे कि डर की भाषा हमें समझ नहीं आती, तो वो सिर्फ बयान नहीं देता, वो वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती देता है। आज वही चुनौती दे रहा है ईरान। अमेरिका की खुली धमकियां, नए नए आर्थिक प्रतिबंध और मध्य पूर्व में युद्ध का मंडराता साया। इन सबके बीच ईरान का सीधा संदेश है, यूरेनियम संवर्धन रुकेगा नहीं। असली सवाल यह नहीं है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन क्यों कर रहा है। यह कहानी है शक्ति, डर, परमाणु राजनीति और वैश्विक भविष्य की। और असली सवाल यही है कि जब ईरान ऐसा कहता है तो पूरी दुनिया की धड़कनें क्यों तेज हो जाती हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका है, या फिर तीसरे विश्व युद्ध की बिसात चुपचाप बिछाई जा रही है। आज की कहानी सिर्फ ईरान की नहीं, बल्कि विश्व पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो टाइम पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद आप अपने जो भी सुझाव हैं, जो भी आपके विचार हैं, वो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, ईरान वॉन्ट बॉ डाउन, ईरान झुकेगा नहीं। कुछ समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से छापा है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये 3 समाचार पत्र के कटिंग है। पहला समाचार पत्र लिखता है, ईरान रिफ्यूजेड टू एंड न्यूक्लियर एनरिचमेंट इन टॉक्स विथ यूएस। गार्जियन लिखता है, ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री से टॉक्स विथ यूएस वर अ वेरी गुड स्टार्ट बट आर ओवर फॉर नाउ एज इट हैपेंड। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, विल नेवर गिव अप न्यूक्लियर एनरिचमेंट, ईरान स्ट्राइक्स डिफरेंट टोन एज यूएस टॉक्स कंटिन्यू। और आपके स्क्रीन पर 2 नेता नजर आ रहे हैं और चर्चा हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं। साथियों, तेहरान में हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पश्चिमी जगत की रणनीति की नींद जो है वो उड़ा दी है। उन्होंने साफ और दो टूक शब्दों में कहा है कि यूरेनियम संवर्धन ईरान के लिए गैर समझौतावादी मुद्दा है। यानी यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई सौदेबाजी, कोई दबाव, कोई समझौता ईरान नहीं करेगा। अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, यह भी ईरान कर रहा है। और यह केवल एक आरोप नहीं है अमेरिका के ऊपर, बल्कि ईरान की दशकों पुरानी कूटनीतिक सोच का सार है। क्योंकि ईरान बार बार यही कहता है कि एग्रीमेंट आर टेम्पोररी, पावर पॉलिटिक्स इज परमानेंट। और सैन्य धमकियां ईरान को नहीं डरा सकती है। साथियों, यह संदेश असल में केवल अमेरिका के लिए नहीं है, बल्कि पूरे नाटो और पश्चिमी गठबंधन को यह संदेश है। और यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि यह किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि खुले मंच से दिया गया एक बयान है, जिसको कि हम स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन के रूप में जान सकते हैं। साथियों, अगर ईरान ऐसा कह रहा है तो ईरान क्या कर सकता है, ईरान का कहने का मतलब क्या है? तो साथियों, ईरान सीधा यही कहना चाहता है कि दबाव की राजनीति स्वीकार करने के लिए ईरान तैयार नहीं है। प्रतिबंधों को नई सामान्य स्थिति वह मान चुका है और सैन्य टकराव की संभावना से भी पीछे हटने वाला नहीं। अगर हम इसी बात को दूसरे शब्दों में आपको समझाने के लिए कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यह बयान कूटनीति का नहीं, रणनीतिक टकराव का ऐलान है। अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि जब ईरान खुलेआम यह कह देता है कि हम झुकेंगे नहीं, तो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी दुनिया इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं? और इसका जवाब छुपा है ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और मिडिल ईस्ट के भविष्य में। और यहीं से कहानी जो है वो सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं हो जाती है, यहीं से कहानी बयान से निकलकर वैश्विक संकट की ओर जो है वो बढ़ जाती है। साथियों, 6 फरवरी को ओमान की शांत जमीन पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता हुई। दिखने में यह कूटनीतिक थी और असल में यह शक्ति परीक्षण था। अमेरिका की प्राथमिकता यह थी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ठोस रोक लगा दी जाए, यूरेनियम संवर्धन की गति और दायरा को जो है वो सीमित कर दिया जाए, भविष्य में परमाणु हथियार की आशंका को खत्म कर दिया जाए।
लेकिन ईरान की जो शर्त थी वो यही थी कि वर्षों से लगे जो भी आर्थिक प्रतिबंध हैं, उस आर्थिक प्रतिबंध से ईरान को राहत दिया जाए, तेल निर्यात और बैंकिंग चैनलों को बहाल किया जाए और पहले राहत दिया जाए, फिर प्रतिबद्धता की बात जो की जाए। लेकिन यहीं से पूरी की पूरी कहानी पलट जाती है। वार्ता खत्म होने के तुरंत बाद अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर नए टैरिफ लगाएंगे, ईरानी तेल से जुड़े जहाजों के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। यानी बातचीत की मेज पर अमेरिका ने मुस्कान दिखाया, लेकिन बातचीत के बाद अपनी सख्त नीति जो है वो ईरान के सामने रखते। और यहीं से ईरान और अमेरिका के जो रिश्ते की मूल समस्या है उसकी शुरुआत होती है। आपके स्क्रीन पर ये अरागची हैं जो रविवार को दोहा में आयोजित अल जजीरा फोरम को संबोधित जो कर रहे थे और इन्होंने अपनी बातों को रखा। आपकी स्क्रीन पर ये अगली तस्वीर है। अरागची ने पिछले हफ्ते अमेरिका से बातचीत के लिए ओमान का जो है वो दौरा भी किया था। साथियों, ईरान की नजर में अगर हम बात करें तो अगर बातचीत के बाद भी दंड मिलता है तो भरोसा किस पर किया जाए। और यही वजह है कि अविश्वास सिर्फ बढ़ता ही नहीं है, स्थायी रूप से यह विश्वास जो है वो गहराता चला जा रहा है। यह विवाद साथियों परमाणु बम का नहीं है, यह विवाद आत्मनिर्भरता बनाम वर्चस्व का है। और यही वो बिंदु है जहां बहस तकनीक से निकलकर शक्ति राजनीति बन जाती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि यूरेनियम संवर्धन इतना संवेदनशील क्यों है। साथियों, वैज्ञानिक आधार पर अगर हम बात करें तो प्राकृतिक यूरेनियम, जिसको कि हम U-235 की बात करते हैं, तो U-235 में इसकी मात्रा प्राकृतिक यूरेनियम की मात्र 7% के आसपास होते हैं। लेकिन जब इसका संवर्धन किया जाता है, जब इसका एनरिचमेंट किया जाता है, तो इसका अर्थ क्या होता है। यानी कि एनरिचमेंट करने का मतलब है कि U-235 का अनुपात कृत्रिम रूप से जो है वो क्या करना है, बढ़ाना है। और यूरेनियम संवर्धन के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो यूरेनियम एक कच्चा पदार्थ है और इसमें एक खास हिस्सा होता है जिसको कि हम U-235 या U-235 कहते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और जब उसका संवर्धन किया जाता है तो उसी खास हिस्से को जो है बढ़ा दिया जाता है। अब उपयोग के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस संवर्धन से 3 से 5% की जो है वो वृद्धि हो जाती है, जिससे बिजली बनाने के लिए जैसे थर्मल पावर या ईंधन के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। 90% या उससे ज्यादा का अगर एनरिचमेंट किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, तो इसको परमाणु बम बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप समझिए कि यूरेनियम वही है, एनरिचमेंट अगर उसका 3 से 5% किया जाए तो वो हमारे सिविल यूज के लिए होगा, लेकिन अगर उसी को 90% से ऊपर एनरिचमेंट कर दिया जाए तो वो हमारे लिए वेपन्स के रूप में काम करेगा। मशीन वही है, तकनीक वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि कितना ज्यादा एनरिचमेंट यानी कि संवर्धन यानी कि बढ़ाया गया है उसमें U-235 को। अब पश्चिम यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज को यही डर लग रहा है कि ईरान आज बम बना रहा है और ईरान संवर्धन की तकनीक पर अगर पूरा का पूरा कंट्रोल पा लेता है तो जरूरत पड़ने पे बिजली से बम तक पहुंचने में उसे बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कि ईरान से पश्चिम यह मान लेता है कि आज खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य में खतरा तो जरूर होगा। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साथियों संभावना कई बार हकीकत से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब झगड़े का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो झगड़े के मुख्य उद्देश्यों पे अगर हम बात करें तो ईरान कहता है कि ये हमारा देश है, हमें अपनी ऊर्जा के लिए यूरेनियम संवर्धन का पूरा अधिकार है। लेकिन पश्चिम कहता है कि आज तुम बिजली बना रहे हो, लेकिन कल यही क्षमता हथियार बन सकती है। अमेरिका की घबराहट सिर्फ ईरान को लेकर नहीं है साथियों, पूरा मिडिल ईस्ट का दाव जो है वो इस समय शतरंज के खेल की तरह लगा हुआ है। इजराइल की सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़ी चिंता है। इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है। इजराइल देखने में तो छोटा देश है, लेकिन उसकी तकनीक और सेना जो है वो बहुत ताकतवर है और वह अपने आसपास किसी भी दुश्मन देश को परमाणु हथियार वाला नहीं देखना चाहता। अगर ईरान परमाणु शक्ति बना लेता है तो इजराइल को यह लगेगा कि अब मेरा अस्तित्व जो है वह खतरे में है और इसलिए अमेरिका इजराइल की सुरक्षा को एक रेड लाइन के रूप में मानता है। साथियों, अगर ईरान एनरिचमेंट कर लेता है, परमाणु हथियार बना लेता है, तो मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। अभी मिडिल ईस्ट में ताकत का एक संतुलन है। अमेरिका और उसके दोस्त जो हैं वो मिडिल ईस्ट में प्रभावशाली हैं। ईरान एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में वहां उभर रहा है, लेकिन काफी सीमित है। लेकिन अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो उसकी बात ज्यादा जोर से सुनी जाएगी
और दूसरे देशों के ऊपर वो दबाव बना सकता है। और अमेरिका को यही डर है कि कहीं उसका इन्फ्लुएंस, उसका दबदबा जो है वो मिडिल ईस्ट के देशों में कमजोर ना पड़ जाए। साथियों, आपकी स्क्रीन पर एक और तस्वीर है। स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर ने 7 फरवरी शनिवार को यूएसएस अब्राहम लिंकन का दौरा किया है, जिसको कि ईरान के पास इस समय रखा गया है और ईरान को धमकी देने के लिए। साथियों, असली डर जो शुरू हो रहा है वो यहीं से हो रहा है, जिसको कि हम न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाए तो सऊदी अरब ये कहेगा कि अगर ईरान के पास है तो हमें भी परमाणु हथियार चाहिए। तुर्की भी सोच सकता है कि अगर ईरान के पास है, सऊदी अरब के पास है, तो हम क्यों पीछे रहें, हमें भी चाहिए। तो फिर एक के बाद एक देश जो है वो सभी जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लगेंगे और यहीं से न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत होगी। ईरान की बात समझने के लिए साथियों पहले उसकी सोच और अनुभव को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। ईरान बार बार कहता है कि वह परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। उसका कार्यक्रम पीसफुल है, शांतिपूर्ण है। उसे ऊर्जा और तकनीक चाहिए, उसे बम नहीं चाहिए। और इसको लेकर ईरान का तर्क यही है कि इरादा अपराध अगर होता तो वो कोई भी सबूत जो है वो नहीं देता। और ईरान को लेकर अपराध के लिए कोई भी ठोस सबूत अभी किसी भी देश के पास नहीं। ईरान बार बार अपनी संप्रभुता की बात करता है। ईरान बार बार अपने संसाधन की बात करता है। ईरान कहता है कि हमारे देश है, हमारी संप्रभुता है, हमारे संसाधन है, तो हमें अधिकार है कि हम अपने देश के लिए कैसे ऊर्जा प्राप्त करें, इसका निर्णय हम ले सकते हैं। लेकिन सवाल सीधा है कि अगर दूसरे देश परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं कर सकता। और यहीं से मामला तकनीक का नहीं बल्कि बराबरी और सम्मान का बन जाता है। साथियों, 2015 में ईरान ने एक बहुत बड़ा समझौता किया था, जिसको कि JCPO समझौता कहा जाता है। और यह ईरान का परमाणु समझौता था। ईरान ने अपने कार्यक्रम पर सीमाएं मानी, बदले में उसने कहा कि हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटा दीजिए। लेकिन फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद ही समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया। ईरान के मन में फिर से यही सवाल उठा कि जब हमने माना फिर भी हमें धोखा मिला, तो अगली बार हम कैसे इस अमेरिका के ऊपर भरोसा कर लें। और यह मामला अब साथियों सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालने वाला एक संकट जो है वो बन चुका है। जैसा कि हमने कहा कि इस समय यूएसएस अब्राहम जो है वो ईरान के पास लगा हुआ है। यूएस की नेवी की तैनाती है और इससे मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी जो यूएस नेवी बढ़ा रही है, इसका साफ संदेश यही है कि वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। लेकिन समस्या यहां ज्यादा सेना या ज्यादा टकराव के जोखिम का नहीं है। समस्या यह है कि कहीं इससे तनाव की स्थिति पूरे मिडिल ईस्ट में अगर बनी रहेगी तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की शांति, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। साथियों, ईरान और इजराइल को भी अगर हम बात करें तो ईरान और इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो इस चीज को भी हमें देखना होगा कि ईरान और इजराइल सीधे युद्ध में नहीं है, लेकिन साइबर अटैक, मिसाइल की धमकियां, प्रॉक्सी ग्रुप जैसे कि हिजबुल्लाह हो गए, ये कहीं ना कहीं शैडो वॉर के रूप में लड़ रहे हैं और ये शैडो वॉर कभी भी खुले युद्ध में बदल सकता है। साथियों, ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके पास से है। अगर किसी भी प्रकार से यहां कुछ होता है तो दुनिया का लगभग 20% तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज की संधि से होकर गुजरता है। अगर तनाव बढ़ा तो रास्ता बाधित होगा, तेल की सप्लाई घटेगी, कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, महंगाई पूरी दुनिया में फैलेगी और भारत जैसे देशों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा बदलाव है कि पहले अमेरिका दबाव डालता है और फिर दुनिया जो है उसे मान लेते हैं। अब अमेरिका दबाव तक ही सीमित नहीं है, अब अमेरिका प्रतिबंध, धमकियां, सब कुछ दे रहा है। और रूस और चीन जो कि ईरान के सहयोगी हैं, उनकी जो चुप रहने से एक सहमति मिल रही है। रूस और चीन खुले तौर पर ईरान का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव के साथ भी नहीं देते हैं। यानी अब एक ध्रुव के जगह पर मल्टीपोलर जो है वो वर्ल्ड बन रहा है। साथियों, ईरान का यूरेनियम संवर्धन विवाद परमाणु तकनीक के साथ से ज्यादा वैश्विक शक्ति संतुलन का जो है वो प्रश्न है। आपके स्क्रीन पर मैं एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। यह अमेरिका के एक मानवाधिकार संगठन का दावा है
कि ईरान में जब ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें 7,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों की जो है वो हत्या कर दी गई थी। ये आपके स्क्रीन पर ये लाशें पड़ी हुई। तो हम बार बार यूरेनियम संवर्धन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन विवाद परमाणु तकनीक से ज्यादा वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रश्न है। और यह टकराव दिखाता है कि डर की कूटनीति अब उतनी प्रभावी नहीं है, प्रतिबंधों की भी सीमा है और दुनिया धीरे धीरे एक बहुध्रुवीय यानी कि मल्टीपोलर व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। और इसलिए ईरान का यह बयान सिर्फ तेहरान की आवाज नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति की जो है वह चेतावनी। साथियों, परमाणु बम कैसे काम करता है? तो आपकी स्क्रीन पर आइसोटॉप है U-235 का और दूसरा आइसोटॉप प्लूटोनियम 239 का है। आइसोटॉप का मतलब होता है ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है और इसी वजह से इनका वजन अलग अलग होता है और कुछ आइसोटॉप आसानी से जो है वो टूट जाते हैं। परमाणु बम की असली ताकत न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन से आती है और इसमें U-235 पर न्यूट्रॉन डाले जाते हैं। न्यूट्रॉन लगते ही U-235 टूट जाता है और बोरियम और क्रिप्टॉन जैसे छोटे छोटे परमाणुओं में बदल जाता है। इस दौरान 3 नए न्यूट्रॉन और बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है वो निकलती है। ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाकर दूसरे U-235 परमाणुओं को तोड़ते हैं, फिर उनसे और न्यूट्रॉन निकलते हैं और यह सिलसिला बहुत तेजी से चलता है। इसे ही चेन रिएक्शन कहा जाता है। यही चेन रिएक्शन कुछ ही सेकंड में भयानक विस्फोट में बदल जाते हैं। एक अकेले U-235 परमाणु के टूटने से करीब 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। जब करोड़ों करोड़ों परमाणु एक साथ टूटते हैं तो ऊर्जा की मात्रा हजारों टन TNT के बराबर हो जाती है। इसकी सबसे खतरनाक मिसाल 6 अगस्त 1945 को देखने को मिला था, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। उस विस्फोट की ताकत करीब 15,000 TNT के बराबर थी और करीब 70,000 लोग तुरंत जापान में मारे गए थे। तो साथियों, ये रहा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और डेली जो न्यूज एनालिसिस आता है उस पर बने रहिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।